Myself, Dr. Neeraj Singh Yadav, MBBS MD. I am a neuropsychiatrist. I have expertise also on epilepsy patient और आज मैं कुछ चीज़ें मिर्गी रोग के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ सब लोगों से। तो कुछ हमारे पेशेंट्स हैं, कुछ जानकार लोग, कुछ जो मिर्गी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ मुझसे मिलने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो आज मैं उनके प्रश्नों का उत्तर मिर्गी रोग से संबंधित के बारे में दूंगा। जैसा कि इन्होंने पूछा कि मिर्गी रोग होता क्या है। वास्तव में मिर्गी एक लक्षण का नाम है। मान लीजिए एक सिंगल अटैक आता है मिर्गी का, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि आदमी बेहोश हो गया, गिर गया। एक सिंगल अटैक को कभी भी मिर्गी नहीं बोलना चाहिए। कई संस्थाएं हैं जो इंडियन लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ILE, वो भी कहते हैं कि सिंगल अटैक्स को आप एपिलेप्सी नहीं मान सकते। कम से कम 2 अटैक होने चाहिए, जिसमें कम से कम 24 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए, या कुछ और भी उनके क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी को परिभाषित करते हैं। सिर्फ ये कहना कि सिंगल अटैक को ही कि एक बार मिर्गी का अटैक आ गया आप उसको मिर्गी बोल दीजिए, ये गलत है। जैसे सामान्य भ्रांतियों में ये बोला जाता है कि फिट्स या फरका, जैसे सामान्य देहातों में या गांव शहरों में भी कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार फरका आ गया। तो एक बार के अटैक्स को कभी भी एपिलेप्सी नहीं कहना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा। सर क्या क्या वजह है मिर्गी की? जैसा कि इन्होंने पूछा कि मिर्गी के क्या क्या वजह हो सकती है। मिर्गी की वास्तव में अनगिनत वजहें हैं, लेकिन उनमें से सबसे मेन वजहों में जिसको हम बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रेन में कोई इंजरी हो गई, स्ट्रोक हो गया, कोई ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कोई बुखार हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई। ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन पीरियड यानी जब पेट में बच्चा होता है तो उस दौरान बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसके बाद बच्चे को आगे चल करके मिर्गी के लक्षण आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई चोट लग गई, कोई बहुत बड़ा हेड में ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई, उसकी वजह से भी मिर्गी के हो सकता है। और कई और भी वजह हैं, जैसे कोई मेटाबॉलिक चेंजेस, मान लीजिए शरीर में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो गई, उसकी वजह से भी अटैक आ सकता है। शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, उसकी वजह से भी अटैक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें यह परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है कि वो वास्तव में मिर्गी का अटैक है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर परिस्थितियों में हम मिर्गी के अटैक को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते और हम गलत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जिसका पेशेंट पे आगे चल करके गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सही रोग का निदान, पहले तो आपको रोग को सही तरीके से पहचानना बहुत जरूरी है कि वो वास्तव में मिर्गी है या नहीं, तभी आप उसका इलाज कर सकते हैं। सर अपने देश में मिर्गी की स्थिति कैसी है? जहाँ तक जैसे इन्होंने मुझसे एक अच्छा प्रश्न किया कि हमारे देश में मिर्गी की स्थिति कैसी है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मिर्गी को अपने देश में एक भ्रांति के माध्यम से मानते हैं कि यह एक झाड़ फूक वाली बीमारी है। ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। भारतवर्ष, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कम से कम 50 मिलियन, तकरीबन 5 करोड़ लोग मिर्गी से ग्रसित हैं। उनमें से कम 1/5 लगभग 20%, लगभग आप समझ लीजिए 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ पेशेंट्स लगभग मिर्गी के अपने देश में हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना यह है कि सही जानकारी के अभाव में ज़्यादातर मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता। लगभग 80 to 90% लोगों को तो मिर्गी का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और उनमें से भी 50% लोगों को जो मिर्गी की सही दवाइयाँ हैं, जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। हमारे देश में इस जागरूकता को बढ़ाना फिलहाल बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी, मिर्गी के बारे में सही जानकारी का अभाव, यह एक बहुत बड़ा लक्षण है हमारे देश में मिर्गी के रोगियों की संख्या बढ़ने का। सर मिर्गी के विषय में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें जानना चाहिए? उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मिर्गी के विषय में हमें क्या जानना चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छा प्रश्न है आज के संदर्भ में और आज के प्रसंग में। जहाँ तक मिर्गी के विषय की बात है, मिर्गी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई जगहों पे मिर्गी की वजह से रोजगार में दिक्कत होती है। होता क्या है कि कुछ लोगों को मिर्गी का बीमारी हो जाती है, बाद में पता चलता है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। बाहर के देशों में तो क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट को मिर्गी हो गई तो उनका जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को जो इशू करते हैं, उसमें लगभग 3 से 4 साल, अगर वो उनको अटैक नहीं आता तो उसके बाद वो लाइसेंस इशू करते हैं। तो ड्राइविंग में
और जैसे स्विमिंग वगैरह करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में, इन सब चीज़ों में इनको दिक्कत होती है। तो ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तव में उस बंदे को मिर्गी है या नहीं। क्योंकि अगर किसी भी बंदे का एक सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया और रोग की पहचान नहीं हो पाई और उसको गलत तरीके से हमने उसको मिर्गी लेबल कर दिया, नाम दे दिया, तो उसको आगे चल करके अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में और अन्य चीज़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो सके मिर्गी के बारे में, पहली बात तो जितनी भी भ्रांतियाँ हैं जो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा भी, जानना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिससे हम लोग अपने रोजगार के केस में या कोई और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके विषय में हम जान सकें। ये तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको मिर्गी के बारे में ठीक तरीके से जानना। जो अभी टैबू बना करके रखे हैं कि मिर्गी असाध्य है, मिर्गी का इलाज नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मिर्गी का इलाज 100% संभव है अगर प्रॉपर दवाइयाँ ली जाए तो। मिर्गी रोग के लक्षण क्या क्या है? जैसे इन्होंने एक अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे किया है कि मिर्गी रोग के लक्षण क्या है। मेरे पास ज़्यादातर जब मिर्गी के पेशेंट आते हैं तो वो ये पूछते हैं कि मिर्गी रोग के लक्षण क्या है। तो मिर्गी रोग के ज़्यादातर सामान्यतः जैसे जो लक्षण हम देखते हैं, जैसे एकाएक कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाना या कुछ समय के लिए थोड़ा सा समय से कट जाना या कुछ एकाएक कुछ अजीब तरीके का अनुभव होते रहना, सर घूमते रहना कुछ समय के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, लगता है कि आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट, कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ होता है। एकाएक आदमी गिर जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है और शरीर और पैरों में अकड़न बनी रहती है कुछ समय के लिए, पूरा शरीर तन कर एकदम धनुष के समान हो जाता है। कभी कभी अपने आप आदमी पेशाब भी कर देता है। और ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे लक्षण हैं जो हमें मिर्गी के रोग के बारे में आगाह करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी हम मिर्गी के रोग के लक्षणों को देखें, हमें साथ ही साथ मिर्गी के से संबंधित कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसको हम लोग अपने मेडिकल भाषा में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं कि और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। उन संभावनाओं को जरूर हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार मिर्गी बीमारी लेबल कर दी तो वो जीवन भर उसके साथ लग जाएगी और हमें जीवन भर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, भले उसको मिर्गी हो भी ना। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि उचित लक्षण हमें पता चल जाए कैसे हो तो। और मिर्गी के केस में सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट्स के अलावा जो उनके साथ केयर गिवर रहते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि इन्फॉर्मेंट्स या जो उस सीन को देखते हैं, तो जो उनके साथ रहते हैं वो जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, आज के ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में, अगर वीडियो आप किसी कोई पेशेंट है, उसका कोई अटैक हो रहा है, अगर आप उसका वीडियो बना करके संबंधित डॉक्टर के पास ले जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमें मिर्गी के प्रकार को परिभाषित करने के मामले में, जिससे हम समुचित इलाज कर सके उस पेशेंट का। सर, ये मिर्गी रोग का इलाज क्या है? जैसे इन्होंने पूछा था कि मिर्गी रोग का रोकथाम कैसे करते हैं, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सही में किसी भी पेशेंट को मिर्गी है भी या नहीं। उसके बाद हमें ये जानना चाहिए कि वो मिर्गी का प्रकार कौन सा है। मिर्गी के प्रकार के आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कौन कौन सी ट्रीटमेंट चलेगी। मिर्गी के जांच के लिए सबसे मेन जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे सीटी स्कैन ब्रेन का करा लेते हैं, उसके बावजूद ये QEG क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसके माध्यम, यह एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से हम दिमाग की तरंगों को कि कौन कौन सी तरंगें चल रही हैं, उसके माध्यम से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं एक पेपर पे। तो उसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी एपिलेप्सी का प्रकार पेशेंट को, कौन सी मिर्गी है, छोटी वाली मिर्गी, बड़ी वाली मिर्गी, कई तरह की मिर्गी होती है, उससे हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए इस जांच का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मिर्गी, छोटी मिर्गी, छोटा अटैक, बड़ा अटैक, कभी कभी छोटा अटैक आता है कि हल्का सा फ्लिकरिंग मूवमेंट्स होता है, हाथ ऐसे हिलता रहता है, या थोड़े समय के लिए पेशेंट का मूवमेंट चला जाता है, धुंधला दिखने लगता है, फिर कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए
उसको हम पार्शियल या एबॉर्टिव अटैक्स बोलते हैं। और कभी कभी एक जनरल भाषा में जो एक लंबा अटैक होता है जिसमें आदमी को बेहोशी हो जाता है, झटका आ जाता है, मुंह से फेन या झाग आ जाता है, जो सामान्य भाषा में हम जिसको मिर्गी कह देते हैं, उसको बड़ा अटैक कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ट्रीटमेंट पे आने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी पेशेंट को कभी भी कोई मिर्गी का अटैक आए तो हमें एक चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि उस पेशेंट मिर्गी के रोकथाम के पहले मैं एक चीज़ बेहद ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरे ख्याल से हर इंसान को जानना चाहिए मिर्गी के संबंध में, कि जैसे भी कभी भी कोई इंसान को मिर्गी का अटैक आए या लगे कि मिर्गी जैसा अटैक है, तो पहली बात तो ये चीज़ कि घबराना नहीं चाहिए, मैं ये बोलना चाहूँगा। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जिसको अटैक आ रहा है उसके आस-पास अगर भीड़ इकट्ठा हुई हो तो उसको हटा देना चाहिए, और आसपास अगर कोई नुकीली चीज़ हो तो उसको उसके पहुंच से दूर रखना चाहिए, और कभी भी उसके हाथ पैर को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है। अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को फ्रैक्चर या कुछ और चोट लग सकती है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। मुँह में भी कुछ डालने की कोशिश उस समय नहीं करना चाहिए। जब पेशेंट थोड़ा सा रिलीफ थोड़ा सा शांत हो जाए, उसके बाद पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करके पानी पिलाना चाहिए, और उसके बाद अगर ज़रूरी हो या संभव हो सके तब किसी एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए कि पेशेंट को लेकर के जाए। मेन चीज़ आता है कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या है। उसका ट्रीटमेंट से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, रोकथाम, प्रिवेंशन जिसको कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बच्चों के केस में भी मिर्गी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा अटैक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, खासतौर से भारतवर्ष जैसे देश में। तो यहाँ पे जैसे कच्चा अधपका खाने को एकदम पका करके खाना चाहिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान देना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें हमको अपने दैनिक दिनचर्या में ले करके रहना चाहिए, जैसे हमें 8 घंटे की भरपूर नींद बेहद ज़रूरी है। खाना एकदम संतुलित खाना चाहिए, जिसमें पोषक तत्वों का पूरा जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब उसमें एक संतुलित मात्रा में विद्यमान हो। फैमिली के साथ उठना बैठना, फैमिली के साथ आजकल के माहौल में उतना टाइम नहीं मिल पाता, फैमिली के साथ अपना टाइम शेयर करें, ये सब चीज़ें पूरा बातें करें, और कुछ चीज़ें अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज के लिए कम से कम 15 मिनट टाइम दें, और अल्कोहल से दूर रहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नींद भरपूर लें, जैसे मैंने पहले भी कहा था। ये सब कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमको इन बीमारियों से अगर ऐसा होता भी है तो दूर रखती हैं। अब मैं आता हूँ मिर्गी के ट्रीटमेंट के बारे में। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो एक सामान्य धारणा है कि मिर्गी का इलाज नहीं हो सकता, ये एकदम गलत है। मिर्गी का 100% इलाज संभव है, चाहे वो अपना देश हो चाहे कहीं पे भी। अपने देश में मिर्गी का 100% इलाज संभव है। अब मिर्गी का जो इलाज किया जाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिन दवाइयों को कहा जाता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो मिर्गी के लिए दी जाती हैं। ये कई टाइप की ड्रग्स होती हैं। ये ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स कब चलनी चाहिए, किसी के प्रकार पे डिपेंड करती है कि कौन सा प्रकार है। ये आप पेशेंट से बात करके उससे हिस्ट्री ले करके, इन्वेस्टिगेशन से, सीटी स्कैन ब्रेन से, ईईजी से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रॉपर मेडिसिन चलानी जरूरी है। उसके पहले भी मैंने आपको एक बात बताया था कि मिर्गी सही में है या नहीं, यह जानना बेहद जरूरी है। भारतवर्ष में कई लोग जिनको मिर्गी नहीं है उनको भी 4-4, 5-5 साल मिर्गी की दवाई चलाई दी जाती है, क्योंकि मिर्गी की दवाइयों के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पेशेंट्स कभी कभी नहीं बियर कर पाते कुछ लोगों को, और जो लोगों को मिर्गी नहीं होती तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मिर्गी की पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मिर्गी की ये दवा है, यह दवा नियमित लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास कभी कभी कुछ मरीज आते हैं, मुझसे वो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि सर ये दवाई कब तक चलेगी। और यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि मिर्गी की दवाई कब तक लेनी है। सामान्यतः इसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम मिनिमम 3 साल तक मिर्गी की दवाई लगातार चलनी चाहिए।
कुछ लोग इसको 3 से 5 साल तक करते हैं। कभी कभी कुछ कुछ दुर्लभ केसेस में मिर्गी की दवाई जीवन भर ली जा सकती है। जहाँ तक मिर्गी की दवाई की बात है, यह जान लीजिए कि जैसे जो लास्ट अटैक आया है कि लास्ट, ये नहीं कि मिर्गी की दवाई 3 साल तक लेनी है तो बीच बीच में अटैक आता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्गी का अटैक आए हुए लास्ट अटैक और के बीच में कम से कम 3 साल तक का गैप होना चाहिए, और उसके बाद हम एक जांच फिर कराते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अगर सब कुछ सही निकलता है तो हम धीरे धीरे दवाइयों को बंद करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने 3 साल 5 साल तक दवाई चलाई तब भी हमें अटैक आ गया। तो मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है। हमारे लिटरेचर में और जगहों पे लिखा है कि 1/3 पेशेंट्स में, लगभग 1/3 30% पेशेंट्स में अगर आप पूरा कोर्स करते भी हैं तो उसके बावजूद भी अटैक आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 2/3 केसेस में पेशेंट को कभी भी अटैक नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा हमें एक चांस लेना पड़ता है पेशेंट से बात करके कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि अब हमारी दवाई बंद हो, तो हम उनसे सलाह ले करके उसके प्रॉस एंड कॉन्स बता करके जो उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से उसके बाद हम ट्रीटमेंट उनका करते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही क्रिटिकल बात मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो मैं खा रहा था लेकिन फिर भी मुझे अटैक आ गया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मिर्गी का अटैक आने का सबसे बड़ा कारण मैं कहना चाहूँगा होता है मिस्ड डोज। मतलब दवाई खा रहे हैं, अचानक किसी दिन कुछ वजहों से दवाई नहीं खाया। क्योंकि मिर्गी के केस में दवाई का टाइमिंग बेहद ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप सुबह 8 बजे दवाई खाते हैं तो उसको 8 बजे ही खाना है, रात को 8 बजे दवाई खाते हैं तो रात को 8 बजे ही खाना है, उसको दोपहर में आप नहीं खा सकते। एक चीज़। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत ही सामान्य चीज़ है, वो है नींद नहीं आना। होता क्या है कि कुछ लोग दवाई के सही टाइम पे ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर नींद नहीं लिया। जैसे मान लीजिए किसी दिन फंक्शन में चले गए, किसी रात में कोई पार्टी अटेंड कर लिए, रात भर सोए नहीं, वो लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फिर अटैक आ गया। तो ये दूसरी वजह होती है, नींद नहीं लिए, दवाई भी लिए और तो भी अटैक आ गया। तो इसमें वजह बन गई नींद नहीं, ये जो इन्होंने प्रॉपर नींद नहीं लिया है। कभी कभी क्या होता है कि नींद नहीं लेते हैं, दवाई भी लेते हैं और तब भी अटैक आ जाता है। तो कुछ चीज़ अंत में बस मिर्गी रोग के बारे में बस यही मैं कहना चाहूँगा कि एक तो नियमित दवाई लेना, दूसरी चीज़ है भरपूर नींद लेना, खाना पीना पोषक तत्वों से भरपूर रहे, साफ़ सुथरा रहे, पानी से धुला रहे, ये सब चीज़ें करना। और आजकल के इस युग में सोशल सिनेरियो में, सोशल गैदरिंग में रहना, ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मिर्गी रोग के विषय में या मिर्गी से संबंधित चीज़ों में भी ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं। और भारत सरकार ने और भारतवर्ष में मिर्गी के जागरूकता के लिए इसीलिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। जैसे हम लोगों को मिर्गी रोग के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनसे संबंधित भ्रांतियों के बारे में, उनका प्रॉपर इलाज कैसे किया जाता है, उनका रोकथाम कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम समझ सके, इसलिए भारतवर्ष में हर साल मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर 2017 को मनाया जाता है। और साथ ही वर्ष में पूरे विश्व में एक बार हर महीने के दूसरे सोमवार को, फरवरी मंथ में जो दूसरा सोमवार पड़ता है हर फरवरी को, विश्व मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि मिर्गी के विषय में लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके। आज मेरे जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने में, मिर्गी के बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन और कुछ चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझने में मदद मिली होगी। Hello, do you know what epilepsy is? It is a brain disorder which is not contagious. It is not any sort of mental disorder. Epilepsy is a group of neurological disorders characterized by recurrent seizures. Seizures occur due to sudden surge of electrical activities in the brain. During seizure attacks,
There is irregular bodily movement along with jerks and stiffness. The person might lose consciousness too. But you are not alone facing epilepsy. 10 million people in India are suffering from this disorder. Now, let us understand how do you manage a seizure attack. Always keep your first aid box handy. The following tips will help you manage an epilepsy attack. Do not use an onion on the face. Do not put a spoon in the mouth. Do not use a shoe or chappal on the face. Do not put water in your mouth. Here are some do's and don'ts to help you manage your seizures better. Get a full night's adequate sleep. Avoid alcohol and tobacco. Take your medicines on time daily without fail. Avoid watching TV or attending functions till late night. Have a balanced meal every day. Keep sharp objects or furniture away from your bed. Here are some really useful tips to live a normal life. Keep a track of your health and the timings of your seizure attacks. Control your seizures by taking medicines regularly. Be alert and take precautions while bathing, cooking and sleeping. Maintaining a healthy lifestyle, which includes good food and water intake, regular exercise and a routine examination of your weight, blood pressure and cholesterol will definitely help you in managing epilepsy. Keep your lifestyle active and include relaxation therapies like spa in your life. Self-management is all you need. Follow a ketogenic diet which includes high fat, adequate protein and low carbohydrate. Certain foodstuffs which can add in your routine meals are fatty fish, cream, egg yolk, butter, ghee, etc. Include adequate grains, proteins, fruits and vegetables in your diet. Keeping all the tips in mind and following them properly, you can live a happy and normal life in spite of having epilepsy. Thank you.